बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप सबको अपने चैनल हुब्बे तबीबी पे वेलकम कहता हूँ। मेरी आज की मेडिकल वीडियो का टॉपिक है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इसके काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और ये काफ़ी लंबा चौड़ा वसी टॉपिक है। तो मैं पहले से ही आपको बता दूं कि ये वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन ये है कि आप इस वीडियो को जो है ना ध्यान से सुने और जो मैं इमेजेस साथ साथ लगा रहा हूँ उसको ध्यान से देखें, क्योंकि जो है ना अगर आप इस प्रॉब्लम का या आपका कोई रिलेटिव दोस्त जो है ना इस प्रॉब्लम का शिकार है तो मेरी ये वाली वीडियो देखकर उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो चलें ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी बेसिकली जो है ना आपकी जो पेरिफेरल नर्व्स का डैमेज है। मतलब एक तो ये ना कि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो उसमें पहले सबसे पहले टॉप पे ब्रेन आता है, फिर नीचे स्पाइनल कार्ड आता है जो है ना आपकी जो रीढ़ की हड्डी से वो गुजरता है। ठीक है, और फिर उससे जो है ना पेरिफेरल नर्व निकलती हैं जो बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों को सप्लाई करती हैं। ठीक है, तो अगर पेरिफेरल नर्व में डैमेज हो जाए तो फिर जो है ना ये सारी पेरिफेरल न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें यह कि आपको कमज़ोरी हो सकती है, फिर आपको नमनेस फील होती है। मतलब आपके जो है ना खास तौर पे पैरों और हाथों में ऐसे लगता है कि ऐसे जो है चूंटियाँ सी चल रही हैं, आपको सुइयाँ सी चुभ सकती हैं, आपके हाथ पाँव में जलन हो सकती है। ठीक है, और दर्द भी हो सकता है। ठीक है, और फिर ये कि आपकी जो बॉडी के जो है ना अगर क्योंकि पेरिफेरल नर्व्स हैं तो वो आपकी बॉडी के जो अंदरूनी हिस्से को भी सप्लाई करती हैं, तो उसमें जो है ना उसमें फिर आपकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब आपका मैदा ख़राब हो सकता है, आपका यूरिन पास करने में जो है ना प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और आपकी ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली आपकी पेरिफेरी में होता है। तो इसका काम क्या है कि आपके जो ब्रेन ऊपर है और जो स्पाइनल कार्ड है उससे जो है ना इंफॉर्मेशन लेके पूरी बॉडी तक ये पेरिफेरल नर्व पहुंचाती हैं। फिर दूसरा जो इनका जो पेरिफेरल नर्व का काम यह है कि जो आपकी बॉडी में जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है, मिसाल के तौर पे कोई टच करता है उसकी जो सेंसेशन होती है टेम्परेचर की, ठीक है, या वाइब्रेशन की जो सेंसेशन है, वो पेरिफेरल नर्व्स जो है ना ऊपर जो है ना स्पाइनल कार्ड को पहले और फिर ऊपर ब्रेन तक पहुंचाती हैं। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ठीक है, तो इसमें यह कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो है ना वो इसकी बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे आपको कोई चोट लग जाए, ट्रॉमेटिक इंजरीज, यानी फिर यह कि कोई इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है। फिर बहुत सारी बॉडी में मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो सकती हैं। फिर यह कि विरासती को बीमारियां होती हैं, या फिर आपको कोई टॉक्सिन वगैरह का एक्सपोजर हुआ है, मिसाल के तौर पर मरकरी, लेड वगैरह। ठीक है, तो वो जो है ना इनकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इसके अलावा बहुत सारी कॉजेज हैं जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो जो इनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन जो कॉज है इनमें से एक जो का वो डायबिटीज़ है। ठीक है, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो है ना बहुत ज़्यादा हमारे पास आते हैं और जो है ना वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी की भी कुछ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना वो कंप्लेन करते हैं। ठीक है, डायबिटीज़ पे तो मेरे इस चैनल पे उर्दू में 4 वीडियोस मौजूद हैं और 2 इंग्लिश में हैं। तो अगर आपने पहले नहीं देखी तो वो सारी एक एक करके देख लें, क्योंकि वो बहुत इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोज़ हैं। ठीक है, अच्छा, जो जिन लोगों को ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है वो आमतौर पे जो उनको जो पेन होता है ना तो वो ऐसे वो बताते हैं कि हमें जो ना ऐसे जलन जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, या फिर ऐसे कोई हमें थोड़े मार रहा है, या फिर ये ना ऐसे टिंगलिंग सी फील होती है। ठीक है, मतलब ऐसे कोई चीज़ मतलब जो ना वो उनको जैसे वो प्रिकिंग और इस तरह की सेंसेशन फील होती हैं। कई केसेस में ये ना कि सिम्टम्स इम्प्रूव हो जाती हैं, ख़ास तौर पे मतलब कोई ऐसी कंडीशन हो जो आसानी से जिसका इलाज हो सके। तो अगर उस कंडीशन को ठीक कर लिया जाए तो फिर ये ज़ाहिर है पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी ठीक हो सकती है। और फिर ये कि बहुत सारी मेडिकेशन भी आती हैं जो मैं आगे चल के बताऊंगा, जो आपके जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी का जो दर्द है उसको कम कर सकती हैं। अब मैं इसकी जो सिम्टम्स यानी अलामात बता देता हूँ। तो जो जो भी आपकी जो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जो जो भी नर्व है उसका हर एक नर्व का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। और तो वो जो है ना आपकी जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी की सिम्टम्स जो है ना वो डिपेंड करता है कि कौन सी नर्व इन्वॉल्व है। और इसमें ये होता है कि जो नर्व्स की फिर आगे क्लासिफिकेशन है। मतलब जो सेंसरी नर्व्स होती हैं जो बॉडी से सेंसेशन कैरी करती हैं, स्पाइनल कार्ड से और ऊपर ब्रेन तक हो जाती हैं, उसमें जो सेंसेशन है मतलब उसमें टेम्परेचर की सेंसेशन है कि मतलब बॉडी का गर्म सर्द, ठीक है, दर्द की सेंसेशन है, वाइब्रेशन या टच की सेंसेशन है स्किन से। ठीक है, तो ये सेंसरी नर्व कैरी करती हैं मतलब जो ना ब्रेन तक पहुंचाती हैं।
फिर यह कि दूसरी जो मोटर नर्व्स हैं जो आपके मसल को मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं, मतलब ब्रेन से लेट से ऑर्डर आता है कि ये आपने फॉर एग्जाम्पल चलना है, तो जो मोटर नर्व इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी, आपके जो चलने वाले मसल्स हैं टांगों के वो उसमें वो हरकत में आ जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये सारा नर्व्स का एक तरह का कंट्रोल सिग्नल आते हैं, ब्रेन को भी जाते हैं और ब्रेन से आते हैं, मतलब मोटर नर्व्स की शक्ल में। ठीक है, फिर यह कि तीसरी किस्म की जो कैटेगरी नर्व की वो ऑटोनॉमिक नर्व होती हैं, जो आपके जो बॉडी में जो ब्लड प्रेशर का फंक्शन कंट्रोल करती हैं, फिर आपके जो पसीने का फंक्शन कंट्रोल करती हैं, आपका हार्ट रेट कंट्रोल करती हैं, फिर आपके जो डाइजेशन मतलब मैदे की जो है ना वो सिस्टम को कंट्रोल करती हैं, इस तरह फिर आपका मसाने का यानी ब्लैडर का फंक्शन कंट्रोल करती हैं। तो ये इनको ऑटोनॉमिक नर्व कहते हैं। तो फिर ज़ाहिर है जो भी जिस तरह की नर्व्स इन्वॉल्व होंगी उसके हिसाब से फिर आपको ना साइंस एंड सिम्टम भी होंगे। ठीक है, जिसमें यह कि जो मतलब मिसाल के तौर पे मैंने बताया पहले कि आपको जो अगर लेट से कि जो पेरिफेरल नर्व जो आपकी जो मतलब जो है ना पाँव की हाथों की इन्वॉल्व हैं, जो उसमें यह है कि आपको आस्ता आस्ता आपको नमनेस फील होती है, मतलब ऐसे लगता है कि आपको जो है ना सेंसेशन सही नहीं है आपकी बॉडी की, या फिर जो ना आपको ऐसे लगता है चूंटियाँ सी चल रही हैं, या फिर प्रिकिंग मतलब ऐसे लगता है कि आपको सुइयाँ सी चुभ रही हैं। ठीक है, मतलब प्रिकिंग या जो टिंगलिंग की फीलिंग होती है वो आपके हाथ पाँव में आ सकती हैं आस्ता आस्ता। ठीक है, और फिर ये कि ज़ाहिर हाथ पाँव से ये अगर शुरू होती है तो फिर आस्ता आस्ता ऊपर आपकी टांगों में या बाजू में भी जो है ना वो जा सकती हैं, डिपेंड करता है बीमारी आपकी कितनी मतलब शदीद है। ठीक है, इसके अलावा फिर ये कि आपको काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें दर्द महसूस होता है, जलन होती है मतलब जो ना, और ऐसे थ्रॉबिंग मतलब ऐसे टीसें सी उठ रही हैं, इस तरह का दर्द भी, मतलब कुछ लोगों को शार्प पेन होता है। ठीक है, फिर यह कि कुछ लोगों को फिर यह ना कि बहुत उनको टच अगर करें तो उनको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सेंसिटिविटी उनको हो जाती है टच से। फिर यह कि ऐसी एक्टिविटीज़ के दौरान उनको पेन हो सकता है जो नॉर्मल लोगों को मतलब जो नहीं होता। मिसाल के तौर पे जब आप उठते हैं आप और पैर नीचे रखते हैं तो नॉर्मली तो आपको पेन नहीं होता है, मतलब जब बिस्तर से उठते हैं, लेकिन यह कि जब ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी की शिकायत हो तो थोड़ा सा भी आपके पाँव पे वजन बोझ पड़ेगा मतलब, तो वो जो है ना आपको पेन हो सकता है। या मिसाल के तौर पर इवन आपने सोए हुए हैं, कंबल ऊपर किया हुआ है, तो कंबल ही आपको जो है ना आपको दर्द कर सकता है। फिर यह कि आपको जो है ना आप मतलब गिर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन की कमी हो सकती है मतलब नर्व्स की इस इन्वॉल्वमेंट से। ठीक है, आपके मसल्स मतलब पट्ठों की कमज़ोरी हो सकती है। फिर यह कि आपको ऐसे लग सकता है कि आपने जो है ना हाथों में दस्ताने चढ़ाए हुए हैं, या आपने जो है ना जुराबें पहनी हुई हैं, लेकिन असल में आपने ये पहने नहीं होते। ठीक है, और फिर यह है कि जो मैंने बताया ना कि मोटर नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं जो मतलब बॉडी के मसल्स को मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं, अगर उसमें प्रॉब्लम हो जाए तो आपके वो बॉडी को पैरालाइज मतलब कर सकती हैं, पैरालिसिस हो सकता है। फिर जो तीसरी किस्म की मैंने नर्व बताई थी जो ऑटोनॉमिक नर्व हैं, जो बॉडी के जो अंदर आपके आर्गन को उनको कंट्रोल करती हैं, तो अगर वो वाली इन्वॉल्व हो जाए तो फिर आपको और मुख्तलिफ तरह की सिम्टम होती है, जैसे हीट इंटॉलरेंस हो सकती है, मतलब आपको गर्मी ज़्यादा लग सकती है, बहुत ज़्यादा पसीना भी आ सकता है, या फिर यह कि आपको ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल ही पसीना ना आए, मतलब अपोजिट भी हो सकता है। फिर यह कि आपके जो है ना निज़ाम में प्रॉब्लम हो सकती है, मसाने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, खाना हजम करने में प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब जो ना ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिर इस तरह कि आपका ब्लड प्रेशर भी ड्रॉप हो सकता है, जिसकी वजह से आपको चक्कर आ सकते हैं। ठीक है, और आप मतलब जो ना मतलब यह कि बहुत ज़्यादा आपको ना मतलब ऐसे कमज़ोरी महसूस हो सकती है। ठीक है, फिर ये कि जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी, फिर ये इसको हम इस तरह भी वो देखते हैं कि वो कितनी नर्व्स को इन्वॉल्व कर रही है। मतलब लेट्स से कि ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी अगर एक नर्व को इन्वॉल्व कर रही है तो उसको हम कहते हैं मोनो न्यूरोपैथी। अगर दो या जो है उससे ज़्यादा नर्व इन्वॉल्व हो जाती हैं डिफरेंट एरियाज में, तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल मोनो न्यूरोपैथी। ठीक है, लेकिन अगर बॉडी की बहुत सारी नर्व इन्वॉल्व हो जाएँ तो उसको हम पॉली न्यूरोपैथी कहते हैं। इसमें मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे एक कार्पल टनल सिंड्रोम होती है जो आपकी जो ना हाथ को मतलब थंब को इन्वॉल्व करती है। ठीक है, तो वो उस पर इंशाल्लाह कभी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो वो जो है ना वो एक मोनो न्यूरोपैथी की मतलब एग्जांपल है। ठीक है, जिसमें मतलब जो है ना वो हाथ की वो सिम्टम्स शुरू हो जाती हैं। ठीक है,
और ज़्यादातर जो वैसे लोगों को जब हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी का जिक्र करते हैं तो उनको ये पॉलीन्यूरोपैथी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा नर्व इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो अगर तो आपको इस तरह की सिम्टम, अनयूजुअल सिम्टम होना शुरू हो जाए, मतलब आपको कमज़ोरी ऐसे महसूस हो बॉडी में, या आपके हाथ पाँव में दर्द शुरू हो जाए, टिंगलिंग ऐसे फीलिंग हो जैसे मैंने पहले सिम्टम बताई हैं, तो आप कोशिश करें फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करें, क्योंकि अगर आपकी कंडीशन जल्दी, मतलब ऐसी ट्रीटेबल बीमारी है, तो वो अगर आप जल्दी रिपोर्ट करेंगे डॉक्टर को तो वो ठीक भी हो सकती है। ठीक है, अब मैं आपको इसकी कॉजेज बताता हूँ, मतलब क्या वजूहत होती हैं कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्यों होती है। ये जो है ना, बहुत सारी, जैसे मैंने शुरू में बताया, बहुत सारी डिफरेंट कंडीशन होती हैं। तो जिसमें ये कि फिर ऑटोनॉमिक डिजीज, सॉरी, ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं, जिसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, जिसकी मैं कुछ एग्जांपल दूंगा इंशाल्लाह। कभी वो टाइम मिला तो मैं तकरीबन इस बीमारी पे जिनका मैं जिक्र करूँ उन पे वीडियो बनाऊंगा। तो जैसा कि मैंने बताया, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसमें यह कि एक जॉगन सिंड्रोम होती है, ल्यूपस एक प्रॉब्लम होती है, फिर रिमेटॉइड आर्थराइटिस होती है। ठीक है, जिसमें जोड़ों का दर्द हो जाता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस से याद आया कि वो मैंने उस पर रिमेटॉइड आर्थराइटिस पे ना ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर एक बीमारी होती है गुलियन बारी सिंड्रोम, वो उसमें हो सकती है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी एक डिमाइलिनेटिक पॉलीन्यूरोपैथी एक प्रॉब्लम होती है, उसमें हो सकती है। फिर एक वेस्कुलाइटिस प्रॉब्लम होती है, उसमें हो सकती है। फिर यह कि दूसरी जो कॉज में उसमें डायबिटीज़, मतलब ये बहुत सबसे एक तरह की कॉमन काज है पेरिफेरल न्यूरोपैथी की। ठीक है, मतलब जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उसमें तकरीबन ये कि आधे से ज़्यादा, मतलब जो ना, वो कोई किसी किस्म की कोई न्यूरोपैथी का शिकार हो सकते हैं। फिर ये कि इन्फेक्शन हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे लाइम डिजीज़ होती है, शिंगल्स एक बीमारी होती है जो वायरल इन्फेक्शन होती है। शिंगल पे भी मेरी वीडियो मौजूद है इसी चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। एप्स्टीन बार वायरस हो सकता है, उस पर भी वीडियो मौजूद है। हेपेटाइटिस बी और सी, इस पर भी मेरी वीडियोस मौजूद हैं। ठीक है, लेप्रोसी और डिप्थेरिया या फिर HIV का शिकार हैं, उनको भी ये न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम हो सकते हैं। फिर यह कि कुछ विरासती बीमारियाँ होती हैं, जैसे एक बीमारी होती है शार्कोट मैरिटोथ डिजीज़, जो है वो LT टाइप की न्यूरोपैथी होती है। इसके अलावा कुछ ट्यूमर्स हो सकते हैं, मतलब ट्यूमर्स बिनाइन भी हो सकते हैं, मतलब ऐसे, मतलब एक तरह के वो जो ट्यूमर्स होते हैं जो आपकी वो डेंजरस नहीं है अगर अर्ली ट्रीटमेंट हो जाए, तो बिनाइन ट्यूमर की वजह से होती है। फिर ये कि जो मतलब जो है, जो नॉन कैंसरस ट्यूमर्स की बात कर रहा हूँ, या फिर अगर बॉडी में किसी कैंसर हो जाए तो वो जो है उसकी वजह से भी आपकी नर्व्स पे दबाव आ सकता है, तो इससे भी पॉलीन्यूरोपैथी हो सकती है। ठीक है, मतलब मोनोन्यूरोपैथी या पॉलीन्यूरोपैथी हो सकती है। फिर यह कि जो आपकी बॉडी का इम्यून रिस्पांस से रिलेटेड कुछ कैंसर है, उसकी वजह से भी हो सकती है। डीजेनरेटिव डिसऑर्डर जैसे पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम है, वो जो है ना, वो उसमें भी हो सकती है। फिर यह कि जो आपकी बोन मैरो जो प्रॉब्लम, जो आपका गूदा होता है रीढ़ की हड्डी में, मतलब जो है, और हड्डियों में जो गूदा होता है दूसरी में, तो बोन मैरो प्रॉब्लम की वजह से ये भी हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर आपके ब्लड में एबनॉर्मल प्रोटीन आ जाए, जैसे मोनोक्लोनल गैमोपैथीज हैं। ठीक है, फिर ये कि एक बोन कैंसर होता है जो माइलोमा जिसको कहते हैं, उसमें भी हो सकती है। लिम्फोमा एक कैंसर होता है। फिर कुछ एक रेयर डिजीज होती है एमिलोइडोसिस, उसमें भी हो सकता है। तो ये बोन मैरो डिसऑर्डर में भी न्यूरोपैथी हो सकती है। फिर और बीमारियाँ आती हैं, जैसे कोई गुर्दे की बीमारी है, जिगर की बीमारी है, कनेक्टिव टिश्यू की डिसऑर्डर है, या फिर जो है ना कोई थायराइड का मतलब अंडर एक्टिव हो गया, मतलब हाइपोथायराइडिज्म जो है ना, मतलब अगर थायराइड का जो आपके जो ग्लैंड गले में होता है उसका फंक्शन कम हो जाए तो उसमें भी जो है ना न्यूरोपैथी हो सकती है। हाइपोथायराइडिज्म पे भी मेरी इसी चैनल पे बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और न्यूरोपैथी की कॉजेज में जो है ना, जो लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, अल्कोहलिक होते हैं, उनको जो है ना वो कई विटामिन की डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो ना मतलब ये न्यूरोपैथी हो सकती है। फिर यह कि जो कोई अगर पॉइजन से आपका कोई एक्सपायर हुआ है, जैसे जो ना इंडस्ट्रियल केमिकल हैं या हैवी मेटल हैं जैसे लेड और मरकरी हैं, उनकी पॉइजनिंग की वजह से ना आपको वो हो सकती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। फिर कुछ मेडिकेशन आती हैं, जैसे ख़ास तौर पे जो कैंसर को ठीक करने के लिए, मतलब कीमोथेरेपी जिसे हम बोलते हैं, उसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है। या फिर लेट से कि आपकी किसी खास नर्व की जो है ना वो किसी इंजरी आ जाए, जो उस पर किसी वजह से प्रेशर आ जाए, जैसे मिसाल के तौर पे कोई आपका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, आप गिर पड़े हैं, ठीक है, या स्पोर्ट्स में इंजरी हो जाती हैं, तो वो आपकी जो पेरिफेरल नर्व्स को डैमेज कर सकती हैं। फिर यह कि अगर आपने लट से कि कोई बंदा मतलब उसको कोई कास्ट लगाता है, या फिर जो ना
क्रचेज यूज़ करता है, ठीक है, ये मिसाल के तौर पे जो ना वो के चलने के लिए, ठीक है, तो वो उनके प्रेशर से नर्व डैमेज हो सकती हैं। फिर विटामिन की डेफिशिएंसी, खास तौर पे बी विटामिन की डेफिशिएंसी, जैसे ना B1, खास तौर पे B1, B6 और B12 विटामिन की डेफिशिएंसी से न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है। और विटामिन ई और नियासिन जो है ना ये भी नर्व की हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं, तो विटामिन ई और नियासिन की डेफिशिएंसी की वजह से भी ना आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब मैं इसकी कॉम्प्लिकेशन बता दूँ। कॉम्प्लिकेशन में ये है कि ज़ाहिर है जब आपको इस तरह की मतलब प्रॉब्लम होगी, अगर आपको टेम्परेचर या पेन मतलब जो ना मतलब आपको फील नहीं होगा, मतलब मैंने बताया ना नमनेस हो सकती है कि ज़ाहिर अगर आपकी नर्व का डैमेज है तो आपको कोई टेम्परेचर आपको चेंजेस फील नहीं होगी, तो वो जो है ना आपको वो आपकी बॉडी को या स्किन की बर्न हो सकते हैं, स्किन इंजरी। मिसाल के तौर पे जो डायबिटिक पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनको जो है ना अगर इस तरह की पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाए तो उनको कोई छोटा मोटा जख्म उनको पता ही नहीं चलता, फील नहीं होता। तो वो इसी वजह से होता है ना कि वो जो ना आपकी जो सेंसेशन, जो सेंसरी जो नर्व्स होती हैं, जो टेम्परेचर सेंसेशन कैरी करती हैं, वो उनमें डैमेज हो जाता है तो बॉडी को फील ही नहीं होता कोई छोटा मोटा जख्म। तो वो फिर कभी कभी बहुत सीरियस केस में कोई पाँव की उंगली काटनी पड़ सकती है अगर वो बहुत ज़्यादा वो बढ़ जाए, ठीक है, गैंग्रीन मतलब हो जाए खुदा न खास्ता। फिर यह कि दूसरी कॉम्प्लिकेशन में कि इन्फेक्शन हो सकता है। मतलब ये है कि ज़ाहिर आपको जो आपकी जो ख़ास तौर पे पाँव अगर जो ना और जो बॉडी के एरिया जिसमें सेंसेशन ही नहीं है तो आपको वो छोटी मोटी इंजरीज का पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस वजह से ख़ास तौर पे हम डायबिटिक पेशेंट को ये कहते हैं कि आप अपने जो ना पाँव की बहुत अच्छी तरीके से हिफाजत करें और सही तरह रोज़ाना चेक किया करें, ठीक है, ताकि कोई छोटी मोटी इंजरी का पहले से ही पता चल जाए। फिर यह कि अगर वीकनेस और सेंसरी लॉस की वजह से, सेंसेशन लॉस की वजह से मैंने जो ना आपको चोट लग सकती है, आप गिर सकते हैं, मतलब लॉस ऑफ बैलेंस हो सकता है। अब मैं इसके प्रिवेंटिव मेजर बताता हूँ कि कैसे इससे बच सकते हैं। इसकी तो सबसे बड़ी प्रिवेंशन तो ये है कि अगर जिस बीमारी से आपको ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी है उस बीमारी का अगर आप अच्छी तरीके से इलाज कराएंगे, मिसाल के तौर पर डायबिटीज़ है या आपको अल्कोहलिज्म की प्रॉब्लम है या रिमाटाइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो अगर उनको उस कंडीशन मतलब जिनकी वजह से न्यूरोपैथी हो रही है, अगर उन कंडीशन को ठीक इलाज सही होगा तो वो आपको ठीक हो सकती है। फिर यह कि आपने अपनी लाइफस्टाइल अपने हेल्दी रखना है, ठीक है, मतलब यानी कि कुछ लोग एक ही तरह की ग़िज़ा खाते रहते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। आपकी डाइट में प्रॉपर मतलब गोश्त भी होना चाहिए, वेजिटेबल्स भी होने चाहिए, फ्रूट भी होने चाहिए, होल ग्रेन वगैरह, ठीक है, ताकि आपकी नर्व जो है ना हेल्दी रहें। यानी कि जो ना जो विटामिन B12 की ख़ास तौर पर डेफिशिएंसी की वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, तो उसमें अगर आप गोश्त खाएंगे, फ़िश या अंडे खाएंगे, फिर लो फैट डेयरी फूड जो है ना या फोर्टिफाइड सीरियल्स खाएंगे तो आप उससे मतलब जो है ना वो बच सकते हैं। फिर ख़ास तौर पे जो लोग वेजिटेरियन हैं जो है ना बिल्कुल सब्जियां खाते रहते हैं, उनको फोर्टिफाइड सीरियल जो है ना वो ज़रूर लेने चाहिए, ठीक है, मतलब जिसमें विटामिन B12 का अच्छा सोर्स होता है, ठीक है। फिर यह कि आप अपनी मतलब लाइफ एक्टिव रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। आमतौर पे जब पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो हम ये कहते हैं कि आप कम अज़ कम जो ना 4-5 दिन हफ्ते में ज़रूर 40-45 मिनट जो ना या अगर घंटा वॉक कर सकते हैं, और अगर और मतलब और कोई आप जिम वगैरह नहीं जाते तो कम अज़ कम तेज़ कदमों के साथ वही वॉक कर लें। मिनिमम आधा घंटा तो लाजमी करें, ठीक है, मतलब एवरेज 40 मिनट मिसाल के तौर पे अगर हफ्ते में 5 दिन आप सिर्फ तेज़ कदमों से वॉक ही करते हैं तो वही काफ़ी है। तो उसको 40 मिनट को आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे 10-10 मिनट की वॉक कर ली 4 दफ़ा दिन में, इस तरह करके आप भी कर सकते हैं। फिर यह है कि आप ऐसे फैक्टर्स को अवॉइड करें जिससे आपकी नर्व डैमेज का खतरा, मिसाल के तौर पर रेपिटेटिव मोशन होती हैं या क्रैम्प पोजीशन है, या फिर ऐसे भी कोई आपने पोजीशन ऑकवर्ड बैठे हुए हैं जिससे आपकी नर्व को दबाव पड़ सकता है, तो ऐसी पोजीशन से बचें। फिर जो टॉक्सिक केमिकल मैंने बताया, ठीक है, उनसे बचें। स्मोकिंग और जो ना अल्कोहल से परहेज़ करें, ठीक है। अब मैं इसके ना आपको ना डायग्नोस करने का तरीका बताता हूँ, मतलब पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो हम कैसे इसको डायग्नोस करते हैं। तो ज़ाहिर हम प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं टिपिकल जो ना पेशेंट की, उससे चेक करते हैं कि कोई और बीमारी तो नहीं है, ठीक है। और कुछ केसेस में इडियोपैथिक भी हो सकती है, मतलब जो ना जो मैंने कॉजेज़ में पहले बता रहा था
कि मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ मतलब जो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह हो, इडियोपैथिक रीज़न भी हो सकती है। मतलब जो इडियोपैथिक का मतलब है कि विदाउट एनी प्रॉपर मतलब जो है कॉज कोई आइडेंटिफिकेशन उसकी नहीं होती, ठीक है। तो फिर मतलब हम हिस्ट्री पेशेंट की लेते हैं, फिर ये कि ज़ाहिर है उसको एग्जामिन करते हैं, फिर जो रेलिवेंट टेस्ट है ब्लड टेस्ट वगैरह जो है ना उस डायग्नोसिस की हेल्प करने के लिए वो कर सकते हैं। मतलब जो है ना सारी उसकी मतलब हिस्ट्री फिर यानी कि प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री मतलब उसकी लेते हैं कि कोई टॉक्सन से एक्सपोजर तो नहीं हुआ, ड्रिंकिंग तो नहीं करता, या फिर फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है न्यूरोलॉजिकल मतलब कोई डिजीज़ की, ठीक है। फिर हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, मतलब जब पेशेंट का एग्जामिन करते हैं इसमें आपके टेंडन रिफ्लेक्सेस चेक कर सकते हैं, मसल स्ट्रेंथ और टोन चेक कर सकते हैं, ठीक है। और आपको जो सेंसेशन जो सेंसरी टेस्ट कर सकते हैं, मतलब आपके जो ना कि आपको फील होती हैं कि नहीं, ठीक है। उसके फिर डिफरेंट टेस्ट में वो जो हम डॉक्टर करते हैं वही होते हैं, ठीक है। मतलब पोस्चर और कोऑर्डिनेशन वाला टेस्ट कर सकते हैं। ये जो हम मैं एग्जामिन जनरल एग्जामिनेशन की बात करें, फिर ये कि जो पर्टिकुलर टेस्ट में कि मतलब डिपेंड करता है कि मिसाल के तौर पे हमें शक हो कि आपको वाइटामिन की डेफिशिएंसी है, डायबिटीज़ है, तो उसके हिसाब से हम ब्लड टेस्ट शुगर चेक करवा सकते हैं, वाइटामिन की टेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। फिर ये कि कुछ केस में CT MRI स्कैन भी करना पड़ सकता है। मिसाल के तौर पे अगर लट से कोई आपकी कमर की उसमें रीढ़ की हड्डी में डिस्क की प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी नर्व कंप्रेस हो गई हैं, या फिर कोई ट्यूमर्स का शक है, तो फिर जो ना हम CT MRI स्कैन भी करवा सकते हैं। फिर नर्व फंक्शन टेस्ट आता है जिसको EMG इलेक्ट्रोमायोग्राफी कहते हैं, जिसमें एक वो आपकी जो मसल में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हम चेक करते हैं। मतलब एक छोटा सा इलेक्ट्रोड होता है थिन नीडल की शक्ल में जो आपकी मसल में वो हम इंसर्ट करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हम मेजर करते हैं, मतलब जो ना जब वो मसल को बंदा कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। फिर ये कि और नर्व फंक्शन टेस्ट वो आ सकते हैं, ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स मतलब जो स्क्रीन होती है जिसमें आपकी ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर्स का चेक करते हैं, स्वेट टेस्ट हो सकता है। फिर आपके मतलब जो ना कि हम और मुख्तलिफ सेंसरी टेस्ट होते हैं जो अगर मैं बताना शुरू कर दूँगा तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर यह कुछ किसी में नर्व बायोप्सी करना पड़ सकती है, ख़ासतौर पे सेंसरी कोई नर्व की कोई अबनॉर्मलिटी हो। कभी कभी कुछ किसी में स्किन बायोप्सी कर लेते हैं, तो मतलब छोटा सा पोर्शन स्किन में हम बायोप्सी उसकी लेते हैं, ठीक है, कि मतलब कोई आप उसकी नर्व एंडिंग में कमी तो नहीं होगी, मतलब किसी पर्टिकुलर नर्व की। अब मैं आ जाता हूँ कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। ट्रीटमेंट ये है कि हमारा यही गोल होता है कि आपकी जो कंडीशन है जिसकी वजह से न्यूरोपैथी मैनेज कर रहे हैं, न्यूरोपैथी मतलब जो है आपको होगी है जिस भी बीमारी से, उसको हम मैनेज करें, ठीक है। फिर आपकी जो ज़ाहिर न्यूरोपैथी की जो सिम्टम को रिलीव करने का हमारा टारगेट होता है, ठीक है। अगर तो जैसे मैंने बताया ना कि लट से किसी कुछ केस में बिल्कुल कॉज पता ही नहीं चलती, जिसको हम इडियोपैथिक मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो फिर यह कि उसमें फिर हम इंतज़ार भी कर सकते हैं कि ठीक है ये हो सकता है कुछ अर्से बाद न्यूरोपैथी खुद ही इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। उसमें फिर यह कि मेडिकेशन भी आती हैं, मतलब जो ना एक तो ज़रा मेडिकेशन तो वो हम देंगे ना कि मिसाल के तौर पे अगर डायबिटीज़ की वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, जैसे मैंने डायबिटीज़ की 4 वीडियो में उसमें मैं सारा कुछ बताया हुआ है, तो एक तो ज़रा डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन देंगे। फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी की जो अपनी सिम्टम है उसके लिए हम पेन रिलीवर दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे नॉर्मल जो पेन रिलीवर जैसे ब्रूफिन वगैरह जो मतलब सिंपल जो पेन किलर हैं वो दे सकते हैं, मतलब थोड़ी अगर सिम्टम हो। लेकिन यह कि ज़्यादा अगर सिम्टम हो तो फिर यह कि प्रॉपर वो जो स्ट्रॉन्ग किस्म के पेन किलर हैं, इवन उसमें कभी कभी ओपियाइड जो मेडिसिन जिनमें होते हैं, मिसाल के तौर पे ट्रेमाडोल वो जो है ना ड्रग आती है, ठीक है, उसके फिर ऑक्सीकोडान जाती है, वो भी हम दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि इन ओपियाइड जो एनाल्जेसिक होते हैं उसमें डिपेंडेंस और एडिक्शन का ख़तरा होता है, तो फिर आमतौर पे जब पहले जो नॉर्मल पेन किलर ट्रीटमेंट फेल हो जाए तभी हम ये देते हैं। फिर ये कि जो एंटी सीरियस मेडिसिन मतलब एंटी एपिलेटिक जो मतलब मिर्गी की ट्रीटमेंट में मेडिकेशन यूज़ होती हैं, ठीक है। मिर्गी पे इसी चैनल पे एक बहुत अच्छी वीडियो मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। मिर्गी पे मैंने वीडियो मतलब बनाई हुई है। तो जो कुछ ड्रग्स आती हैं जो मिर्गी को ठीक करती हैं, वो इसका जो मतलब पेरिफेरल न्यूरोपैथी के पेन को भी ठीक कर सकती हैं। मतलब इसका मतलब ये एक और मतलब फ़ायदा हो सकता है। तो इसमें फिर यह कि जैसे गैबापेंटेन मेडिसिन आती है, न्यूरोंटन के नाम से अवेलेबल है। प्री गैबालिन एक मेडिसिन है जो लैरिका के नाम से जो मतलब वो आती है मार्केट में, तो वो जो है ना वो नर्व के पेन को ठीक कर सकती हैं। इनके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, मतलब ड्रोजीनेस या डिजीनेस भी हो सकती है इन मेडिसिन की।
फिर ये जो कुछ ऊपर लगाने के लिए, मतलब स्किन पे लगाने के लिए क्रीम, मतलब ट्रीटमेंट्स आती हैं, जैसे कैप्साइसिन क्रीम आती है, जो मतलब उसमें एक सब्सटेंस होता है जो हॉट पेपर में होता है, तो वो जो है ना उसकी पेरिफेरल न्यूरोपैथी की सिम्टम्स के लिए ये काम आ सकती है। तो इसके अलावा फिर ये कि लिडोकेन के पैचेज आते हैं, मतलब जो लोकल एनेस्थेटिक होती है, जो आपकी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके भी छोटे बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है, जैसे नमनेस हो सकती है पैच की साइड पे, ठीक है, या फिर थोड़ी बहुत ड्रोजीनेस हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा फिर एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन आती है। मैंने जो मेरे इसी चैनल पे डिप्रेशन के बारे में वीडियोस मौजूद हैं, ठीक है, अगर आपने नहीं देखी होंगी तो वो देख लें, वो बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो डिप्रेशन की जो है मतलब एंटी डिप्रेशन मेडिसिन होती है ना, ये भी आपकी पेरिफेरल न्यूरोपैथी में मतलब अच्छा असर दिखा सकती हैं, मतलब उसके पेन को कंट्रोल करिए। जैसे ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन है, जैसे एमिट्रिप्टिलीन है, ठीक है, डॉक्सीपिन है, ठीक है, नॉरट्रिप्टिलीन मेडिसिन आती है, ठीक है। ये भी मतलब जो ना, चूँकि आपके वो जो ब्रेन के जो केमिकल्स से इंटरफियर करती हैं, तो आपका जो पेन की मतलब पेन की जो इंटेंसिटी को कम कर सकती हैं। फिर कोई इस तरह के और मेडिसिन आती हैं, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स आते हैं, जैसे डोलोक्सिसिटीन आती है। तो फिर यह कि एंटी डिप्रेसेंट है जो लॉन्ग एक्टिंग, जैसे वेनलाफेक्सिन है जो एक्सआर के नाम से आता है। तो ये आपकी पेरिफेरल न्यूरोपैथी का वो ठीक कर सकती हैं, ख़ासतौर पर अगर डायबिटीज, मतलब पेरिफेरल न्यूरोपैथी की सिम्टम कम कर सकती हैं, ख़ासतौर पर अगर वो डायबिटीज़ की वजह से हो, ठीक है। फिर एंटी डिप्रेशन के भी तो आपको ध्यान में थोड़े बहुत रखने चाहिए, कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ड्रोजीनेस, डिजीनेस वगैरह हो सकती है, वेट गेन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन। तो वो जो है वो बेसिकली जो साइड इफेक्ट्स मैं साथ साथ इसलिए बताता हूँ कि आप हर मेडिसिन के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, तो वो आपको ध्यान में होने चाहिए। तो लेकिन ये कि हम जब पेशेंट को हम दवाई दे रहे होते हैं, तो हम ये एक तरह का मेजर करते हैं कि पेशेंट को मतलब दवाई देने का फ़ायदा है, या अगर साइड इफ़ेक्ट टॉलरेट ना हो तो फिर दवाई देने का क्या फ़ायदा। तो ज़ाहिर है फिर मेडिसिन का ज़रा उसका जो मतलब बेनिफिट्स, मतलब पेन कंट्रोल, क्योंकि सीवियर पेन हो सकता है इसमें पेरिफेरल, तो बेनिफिट्स अगर ज़्यादा हैं तभी में देते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट तो कुछ पेशेंट में, हर पेशेंट में इतने ज़्यादा नहीं होते, थोड़े बहुत होते हैं। तो बेनिफिट अगर मेडिसिन का ज़्यादा हो तो फिर ही हम मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, ठीक है जी। फिर इसके अलावा कुछ मतलब मेडिसिन के अलावा कुछ थेरेपीज आती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एक आती है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, जो है ना उसमें आपके जो है ना स्किन पे हम इलेक्ट्रोड रखते हैं, जिसमें हल्का सा करंट देते हैं, तो वो जो है ना वो आपकी जो है ना वो इसकी सिम्टम को ठीक कर सकता है। ये जो ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन है वो तकरीबन 30 मिनट डेली करनी चाहिए, तकरीबन 1 महीने तक, ठीक है। फिर एक और प्लाज्मा एक्सचेंज और इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन की वो ट्रीटमेंट आ सकती है, जिसमें यानी कि ये जो प्रोसीजर हैं जो ना आपके जो इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को जो ना सप्रेस करते हैं, मतलब ठीक है, और कुछ इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस को जो ना ये ट्रीट करने के लिए ये मतलब काम आते हैं। फिर ये कि प्लाज्मा एक्सचेंज आता है, जिसमें आपका वो ब्लड निकालते हैं, ठीक है, और फिर एंटीबॉडीज़ वगैरह, और फिर ये कि जो है ना आपकी ब्लड में, और फिर जो है कि वो मतलब फिर ब्लड मतलब एक तरह का प्लाज्मा एक्सचेंज है। फिर जो है कि इसमें फिर ब्लड वो एंटर करते हैं, पहले निकालते हैं, तो ठीक है। तो उसमें ये फिर इम्यून ग्लोबुलिन थेरेपी भी कर सकते हैं, जिसमें हाई लेवल के प्रोटीन यूज़ करते हैं जो एंटीबॉडीज़ की तरफ फंक्शन करते हैं, इम्यून ग्लोबुलिन, ठीक है। फिर यह कि फिजिकल थेरेपी है कि अगर मसल वीकनेस है, मतलब जो ना कोई ज़्यादा हो, तो फिर हम फिजिकल थेरेपिस्ट को भी रिकमेंड कर सकते हैं। ब्रेसेस वगैरह आपके लिए जो ना वॉकर या व्हील चेयर का रिकमेंड कर सकते हैं। फिर यह कि अगर कोई आपकी ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें आपका नर्व पे प्रेशर पड़ रहा हो, जैसे मिसाल के तौर पर ट्यूमर्स की वजह से प्रेशर पड़ रहा है, तो फिर ज़ाहिर है उस ट्यूमर को सब निकालने के लिए सर्जरी रिकमेंड कर सकते हैं। थोड़ी बहुत वैसे मैंने अल्टरनेटिव मेडिसिन का, हालांकि कोई ख़ास रोल नहीं है, लेकिन वो पेशेंट जब हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब कोई देसी दवाई बताएं और इस तरह के, तो वो जो है ना वो मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। कुछ बीमारियों में इनका जो अल्टरनेटिव मेडिसिन का रोल है, कुछ में तो ज़्यादा तो ऐसे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि अगर आप डॉक्टर की मेडिसिन एलोपैथिक मेडिसिन भी ले रही हैं, साथ साथ इस तरह की चीज़ें अल्टरनेटिव मेडिसिन भी ले रहे हैं, तो उनके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जो आपके लिए डेंजरस हो सकते हैं। और यूट्यूब पे तो ऐसे ही बहुत सारे वो नीम हकीम खतरा जान बैठे हुए हैं, जो उन्होंने पता नहीं क्या क्या कुछ सेल करने के लिए वो वीडियोस बना रहे होते हैं ऐसी गलत किस्म की, ठीक है।
तो मेरे चैनल पे बहरहाल उबैद बीबी आपको बिल्कुल 100% हर चीज़ की इंशाल्लाह ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो इसमें अल्टरनेटिव थेरेपी में वैसे एक टेक्निक है, वो तो खैर चाइना में और काफ़ी यूज़ होती है, और भी बहुत सारे मुल्कों में, जैसे अकुपंक्चर की, उसमें थोड़ी छोटी छोटी नीडल डालते हैं अकुपंक्चर में आपकी बॉडी में, ठीक है। तो पैराफेरल न्यूरोपैथी की सिम्टम उसमें कम हो सकती हैं, ठीक है। फिर एक अल्फा लिपोइक एसिड एक वो आती है, ठीक है, सब्सटेंस, वो जो है ना वो काफ़ी यूरोप में यूज़ होता रहा है पेरिफेरल न्यूरोपैथी की ट्रीटमेंट के लिए। तो उसके ये ना कि उसका थोड़ा साइड इफेक्ट्स हैं, ब्लड शुगर लेवल को अफेक्ट कर सकती है, फिर ये कि स्टमक अपसेट कर सकती है। तो वो ज़ाहिर है वो अगर आपने लेना है अल्फा लिपोइक एसिड, तो फिर आपको डॉक्टर से प्रॉपर वो मशवरा लेना होगा, मतलब दूसरी मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो उससे वो इंटरफीयर कर सकते हैं, ठीक है। फिर कुछ हालत आते हैं जैसे इवनिंग प्रिमरोज ऑयल है, ठीक है, न्यूरोपैथी का पेन कम कर सकती है, खासतौर पर डायबिटिक पेशेंट के लिए, ठीक है। फिर एक माइनो एसिड्स आते हैं जैसे स्टाइल एल कार्निटीन आता है, जो कुछ लोगों को जो ना ख़ास तौर पे जो लोग कीमोथेरेपी की कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं और पर जो या फिर जो लोग डायबिटिक हैं उनके लिए ये जो ना ये हेल्पफुल हो सकती हैं, ठीक है। इसके भी साइड इफ़ेक्ट मतलब नादिया वॉमिटिंग हो सकते हैं, मतलब जो है ना अमाइनो एसिड्स के। एनीवे अब मैं कुछ थोड़ा लाइफस्टाइल होम रेमेडीज़ बताता हूँ। फिर ये कि इसमें ये कि एहतियात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने बताया ना कि डायबिटीज़ में ये बहुत कॉमन है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो ये ना कि आप अपने पाँव को डेली चेक करिए, कोई ब्लिस्टर या छोटा मोटा कोई कट तो नहीं या कैल्सिस तो नहीं हो रहा है, ठीक है। आप हमेशा जो है ना सॉफ्ट किस्म की लूज़ मतलब सॉक्स पहने, ठीक है, पैडेड शूज़ पहने, ठीक है, ताकि आपको जो ना मतलब इस तरह की कोई छोटी मोटी कट्स या इंजरी उस तरह आप बचे रहें। फिर यह कि मैंने बताया जैसे एक्सरसाइज अगर आप रेगुलरली करें, कम अज़ कम 3-4 दफ़ा हफ्ते में, बेहतर है 5 दफ़ा कर लें। जैसे मैंने पहले बताया आप 40 मिनट्स मतलब और कोई एक्सरसाइज नहीं करते 40 मिनट्स वॉक ही कर लें तेज़ कदमों से। फिर ये अगर सिगरेट नोशी करते हैं तो सिगरेट बिल्कुल आपके लिए ये मतलब हर तरह की बीमारियों के लिए डेंजरस है, तो न्यूरोपैथी इससे बढ़ सकती है, तो सिगरेट नोशी छोड़ दें। सिगरेट नोशी को कम करने के लिए मेरी बहुत एक इंटरेस्टिंग वीडियो इसी चैनल पर मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। मतलब जब पेशेंट को हम डेंजरस चीज़ें बताते हैं तो वो नहीं छोड़ते हैं, लेकिन हम जब खास किस्म की चीज़ बताते हैं पेशेंट को कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है सिगरेट नोशी से, तो वो आमतौर पर फ़ौरन छोड़ देते हैं काफ़ी पेशेंट्स। फिर यह कि जो लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, अल्कोहलिक होते हैं, उनको अल्कोहल से परहेज़ करें, ठीक है। और अगर आपको कोई ब्लड ग्लूकोज का जो मतलब ऊपर मतलब कोई प्रॉब्लम है, मतलब ठीक है, ख़ासतौर पर डायबिटिक पेशेंट के लिए, तो आप अपने ब्लड ग्लूकोज को रेगुलरली मॉनिटर करें, ताकि जो ना अगर मतलब आपका लेवल ग्लूकोज का सही रहे तो आप जो है ना सिम्टम अपनी न्यूरोपैथी की इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये तो जनाब मेरी वीडियो आधे घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। अभी भी मैंने कोशिश की है दरिया को कूदे में बंद करने की, क्योंकि ये बहुत वसी टॉपिक है। एनीवे मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो कोई भी आप इसी बारे में सवाल हैं या कोई ऐसी बीमारी के मतलब आप पूछना चाहते हैं जिसकी ऑलरेडी वीडियो चैनल पे मौजूद नहीं है, तो ज़रूर कमेंट करें। जैसे ही टाइम मिलेगा इंशाल्लाह मैं उस बीमारी के मतलब वीडियो बनाऊंगा। ओके जी, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।